हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में आता तो एक एक नंबर का है, लेकिन ये एक एक नंबर आपको स्कोर कराएंगे। आपके बोर्ड परीक्षा में जो है यही नंबर आपको ज़्यादा नंबर दिलवाएंगे, ठीक है, अन्य लोगों की अपेक्षा। तो इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आपका है उपसर्ग, समास, तद्भव तत्सम, ठीक है, और चौथा आपका पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं सारे प्रश्नों को, सारे जो है उपसर्ग, समास, तद्भव तत्सम या पर्यायवाची शब्द जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में जिनके आने की संभावना 100% है, ठीक है, मैं उन सबको पढ़ाऊंगा और उनको बहुत अच्छे से तैयार करवाऊंगा। मैं उनकी डिफिनेशन तथा जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो एक नंबर में आपके बहुविकल्पीय में आने वाले हैं, मैं उनको तैयार करवाऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं हिंदी से जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक एक नंबर दिलवाएंगे बोर्ड परीक्षा में, हम चलिए उनको पढ़ते हैं। तो इनको कहते हैं शब्द रचना के तत्व। सबसे पहला आपका है उपसर्ग। उपसर्ग, ठीक है, जैसा नाम से ही जो है आप जान सकते हैं, उपसर्ग यानी ऐसा शब्द जो किसी शब्द से पहले प्रयोग हो, ठीक है। तो परिभाषा देखते हैं, वह वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, ये ऐसे वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ जाएंगे और उसकी विशेषता को या उसके अर्थ को बदल देंगे, वही उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर। अब संकेत देख लो, ठीक है। संकेत जैसे अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप देख सकते हो अनादर, ठीक है, अनादर है, ठीक है। अनादर का मतलब किसी का सम्मान या जो है आदर ना करना। तो अन शब्द लगा है, अन, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन का करेक्ट है, अनादर में अन लगा है। दूसरा देखो अपार लिखा है, अपार, ठीक है। अपार शब्द में आ जो है, पार में आ लगा है, ठीक है, तो आप जो है खा पे टिक करोगे, आ इसमें उपसर्ग है। ऐसे तीन देखो, प्रश्न संख्या 3 को देखो, निर शब्द, ठीक है, जो निर निम्नलिखित इसमें निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है, यानी जो निर है वो किस शब्द में प्रयोग हुआ है, निवास, निवेश, सुमार्ग, निर्वाह। तो देखो निर्वाह, ठीक है, वाह में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट है। फिर है देखो खा, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, यानी जो सुदर्शन शब्द है उसमें क्या उपसर्ग है, निर, सहृदय, सु, आ। तो सु, देखो दर्शन शब्द में सु शब्द जुड़ा है, सु वर्ण, तो यहाँ सुदर्शन में सु जो है आपका उपसर्ग है। तो अन उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, यानी अन उपसर्ग लगा दो तो कौन सा सही शब्द बनेगा, अनुभाव, अनाचार, अनुचित, अनुचित। तो देखो अनुभाव, भाव में अनु जोड़ देंगे ना। तो इस प्रकार से देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस केवल क्या करना है, किसी शब्द से पहले इनको जोड़ देना है और एक अच्छा सा अर्थ, एक विशेष अर्थ जो है देने लगेंगे, और ये एक शब्द जो है एक विशेष प्रकार का अर्थ देंगे, यही उपसर्ग होता है। चलिए और देखते हैं प्रश्न संख्या 6, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना, उपदेश, उपनाम, ऊपर, उपवन। तो देखो ऊपर, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है ना, और सब में छोटा ऊ की मात्रा है, तो और सब उप शब्द से बने, जैसे वन में उपवन, नाम में उपनाम, देश में उपदेश। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो नी, नी, नीर, ठीक है, या निर। तो छोटा ना पर छोटी की मात्रा और रा, निर, ठीक है, और जन में निर शब्द जोड़ देंगे तो हो जाएगा निर्जन। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अधिग्रहण जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, तो अधि जो है बच्चों इसमें उपसर्ग है, यानी आपका खा ऑप्शन करेक्ट है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अनुग्रह शब्द में जो है उपसर्ग क्या है, अन, छोटा आ, अनु, या फिर ग्रह। तो बच्चों उपसर्ग यानी ग्रह से पहले तो अनु, देखो अनु, अनुग्रह, ठीक है, अनु शब्द इसमें जुड़ा है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अनुचर में अन, छोटा आ, अनु और बड़ा आ। तो बच्चों चर में अनु जुड़ा है ना, तो अनु आपका उपसर्ग है, यानी आपका ऑप्शन खा करेक्ट है। तो बच्चों ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस इनको पढ़ लो उपसर्ग में, और इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उपसर्ग आपका यही कंप्लीट होता है। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका समास, ठीक है, समास क्या होता है, तो परिभाषा पहले देख लो। उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं।
परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। तो देखो, उपसर्ग में बच्चों वर्ण जुड़ा था, किसी शब्द में वर्ण जुड़ा था उस शब्द से पहले और उसका अर्थ बदल देता है। लेकिन समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द जुड़ते हैं और वो क्या करते हैं, एक तीसरे शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, एक स्वतंत्र समास की रचना करते हैं। तो संकेत देख लो, जैसे सप्त ऋषि का समास विग्रह है। अगर सप्त ऋषि को हम अलग अलग करेंगे तो ये होगा ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह। तो सप्त माने 7 और ऋषि माने ऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह, यानी आपका ऑप्शन खा करेक्ट है। ठीक है, शताब्दी का समास विग्रह, जैसे शताब्दी शब्द है, ठीक है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। तो देखो, दो शब्द से मिलकर बना है शत और, ठीक है, अब्दी, यानी शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर गंगा यमुना को हम अलग अलग करेंगे तो गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना प्लस गंगा, या फिर गंगा और यमुना। तो बच्चों गंगा और यमुना होगा, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। तिरंगा समस्त पद में समास है, यानी जो तिरंगा है उसमें समास क्या है, द्वंद्व समास, कर्मधाराय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि। तो बच्चों तिरंगा शब्द में देखो द्विगु समास है, तिरंगा यानी 3 रंगों का, ठीक है, यानी द्विगु समास। राम रहीम समस्त पद का समास सही समास विग्रह है। राम प्लस रहीम, रामम रहीम, राम और रहीम, रामा रहीम। तो बच्चों राम और रहीम जो है समास विग्रह है इसका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिए, क्यों तैयार रखिए, क्योंकि इनमें से बाहर, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जो आपका 1-1 नंबर का टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिए। अब देखिए, त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधाराय या फिर अव्ययी। तो बच्चों इसमें द्विगु समास है, त्रिवेणी, ठीक है, द्विगु समास। सुख दुख में समास है, तो द्विगु, कर्मधारा, अव्ययी या फिर द्वंद्व। तो बच्चों सुख और दुख में दो जो है द्वंद्व समास है। देखो, सुख का उल्टा दुख, यानी द्वंद्व इसमें प्रकट कर रहा है। सेम एक तो एक का उल्टा तुरंत आ जाए, जैसे रात दिन, सुख दुख, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये सब द्वंद्व समास है। फिर है षड दर्शन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधाराय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो बच्चों इसमें द्विगु समास है, दर्शन और षड यानी 2 शब्द से मिलकर। पचवटी में कौन सा समास है, कर्मधाराय, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसमें भी द्विगु है। वेद पुराण में समास है, वेद पुराण यानी द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो बच्चों इसमें भी द्वंद्व समास है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन गा करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समास में, इनको तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगी। अब देखते हैं तद्भव, तत्सम तथा पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सबसे पहले तो तत्सम शब्द देखो, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी सेम वही प्रयोग किए जाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पुष्प, पुष्प संस्कृत भी है, हिंदी भी है। पुस्तक, बालक, कन्या, विद्या, साधु, ये संस्कृत और हिंदी में सेम एज यूज होते हैं। जो संस्कृत में है वही हिंदी में है, यानी अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ते। तद्भव क्या होता है, संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वह तद्भव कहलाते हैं, यानी जिसने अपने मूल स्वरूप को छोड़ दिया है। अब पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है, एकाधिक, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब संकेत देखो, जैसे अच्छ शब्द का तद्भव शब्द है, अच्छ तत्सम है बच्चों, क्योंकि संस्कृत है, तो अच्छ का शब्द जो है तद्भव है आँख, आँख का तत्सम अच्छ और अच्छ का तद्भव आँख, ठीक है। तो दूसरा अस्कंद शब्द का तद्भव होगा अस्कंद, यानी कंधा, कंधा जो है हिंदी शब्द है ना, और अस्कंद क्या है, ये संस्कृत और हिंदी दोनों में यूज होता है, यानी अस्कंद आपका तत्सम है, उसका तद्भव होगा कंधा। तालाब शब्द का तत्सम स्वरूप है समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर। तो तालाब का जो तत्सम स्वरूप है बच्चों वो होगा समुद्र, ठीक है, समुद्र होगा, ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन का करेक्ट है। अच्छा चलिए देखिए, पुहुप शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी जो पुहुप शब्द है उसका तत्सम, पुहुप क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा पुत्र, भक्त, पुष्प या फिर वात। तो बच्चों पुष्प, पुष्प जो है तत्सम है और पुहुप क्या है, पुहुप जो है आपका तद्भव है। चलिए और देखते हैं, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी सुहाग जो है आपका तद्भव, इसका तत्सम स्वरूप होगा
स्वामी, सुहागा, सौभाग्य, दुर्भाग्य। तो बच्चों सौभाग्य इसका तत्सम स्वरूप होगा। फिर मौक्तिक शब्द का तद्भव शब्द है, यानी मौक्तिक जो है तत्सम है, उसका तद्भव होगा मोती। ठीक है, मोती इसका तद्भव होगा। बादल शब्द के पर्यायवाची हैं। अब बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? पीलांक सस्य, तड़ित चपला, वृष्टि बौछार, अम्बुद पयोद। तो बच्चों अम्बुद और पयोद बादल के पर्यायवाची हैं। आपका ऑप्शन गा करेक्ट है। सोना शब्द के पर्यायवाची हैं हेम, हिरण्य, सारंग, कुरंग, केतु पताका, अमी, अमीय। तो बच्चों हेम और हिरण्य बोलते हैं सोना का पर्यायवाची। मछली का पर्यायवाची है दिज, रसना, मीन या मूड। तो बच्चों मीन मीन्स मछली होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मछली का पर्यायवाची होगा मीन, यानी आपका ऑप्शन ठीक है खा करेक्ट है। अब 10 प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं, सुरसरिता भी बोलते हैं, देव नदी भी बोलते हैं, लेकिन कालिंदी नहीं बोलते। तो यानी खा करेक्ट है। गंगा का ये पर्यायवाची कालिंदी नहीं है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं? अनल, पावक, ज्वालस, अनिल। तो अनिल माने होता है बच्चों हवा, यानी ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल और पावक, ज्वालस ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, जो धनुष है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? अस्म, कुलस, पव, कोदंड। तो धनुष को बच्चों कोदंड भी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन गा करेक्ट है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपके उपसर्ग, समास, ठीक है, तद्भव, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द सारे कवर हो गए हैं। मैंने इनकी डिफिनेशन भी बता दी है, और जो इम्पोर्टेंट ये सारे शब्द हैं उसको भी बता दिया है, जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अगर आपका सपना है हिंदी में 70 में से 70 मार्क्स लाने का, तो इनको तैयार रखिए, क्योंकि एक एक नंबर से एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे एक एक नंबर से ज़्यादा नंबर स्कोर होता है बच्चों। ठीक है, तो इनको भी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे आने वाली नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।